स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम डी ब्लॉक के तत्व में पढ़ चुके हैं संकुल यौगिक का बनना। डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, उनमें उत्प्रेरकीय गुण होता है, अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं और मिश्र धातु बनाते हैं। इतना हम पढ़ा चुके हैं। आज हम एक प्रश्न करते हैं। उदाहरण नंबर 8.9, ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या अर्थ है? आप जानते हो असमानुपात अभिक्रियाएं क्या होती थी। असमानुपात अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो और एक ही तत्व का अपचयन हो, तो उन अभिक्रियाओं को हम असमानुपात अभिक्रिया कहते हैं। और रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो। तो रिडॉक्स में जरूरी नहीं कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा उसी का अपचयन हो रहा। रिडॉक्स अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा होता है, किसी तत्व का अपचयन हो रहा होता है, तो वो अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रिया हैं। लेकिन असमानुपात अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होगा और एक ही तत्व का अपचयन होगा। अगर एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा दूसरे का अपचयन हो रहा तो वो कौन सी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा और उसी का अपचयन भी हो रहा तो वो असमानुपात अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण होने का अर्थ है कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, अपचयन होने का अर्थ है कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है? वृद्धि भी हो रही हो और कमी भी हो रही हो। तो कोई तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि और कमी क्यों करेगा? स्टेबिलिटी के लिए। तो यदि कोई तत्व, यहां पर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हमारे पास Mn है और Mn की OS कितनी दी गई है? देखो 6, कितनी दी गई है? ये +6। और यहां दी गई है Mn की 7 और यहां दी गई है 4। दिख रही है आपको? इसको भी समझाएंगे। तो यहां Mn की एक जगह कितनी दी गई है? 7 और एक जगह Mn की दी गई है 4। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, हाई ऑक्सीकरण स्टेट। ये वाली क्या हुई? लो ऑक्सीकरण अवस्था, हाइयर ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये एल का मतलब है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हिंदी में बोले तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये कोई विशिष्ट हमने मान ली, ये विशिष्ट हो गई अभी, या सामान्य बोल सकते इसको। तो एक नियम है। क्या नियम है? कि जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी हो। कौन कम स्थायी हो? विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो? कम स्थायी हो। किसकी तुलना में? कम वाले से और ज्यादा वाले से। तब उसका असमानुपातन होता है। वो ये कह रहे हैं कि एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था है और यदि उससे कम और ज्यादा वाला ज्यादा स्थायी हो, और वो क्या हो? विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी हो। किससे कम स्थायी हो? कम वाले से और ज्यादा वाले ऑक्सीकरण अवस्था से, तब असमानुपातन होता है। अब यहां से समझिए, मैंने कहा कि Mn की +6 विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था है, +7 क्या है? हाइयर ऑक्सीकरण अवस्था है, और Mn की ये क्या है? लोअर ऑक्सीकरण अवस्था। अगर ये ज्यादा स्टेबल है और ये भी क्या है? ज्यादा स्टेबल है, और ये वाली क्या है? कम स्टेबल। अगर ऐसा हुआ कि विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था कम स्टेबल हो, किससे? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से, तब इसका असमानुपातन होता है। तब इसका क्या हो जाता है? असमानुपातन होता है। ठीक है, तो विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था कम ऑक्सीकरण अवस्था और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था से कम स्टेबल हो, कम स्थायी हो, तब उसका असमानुपातन होता है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि आयरन 6 है, तो आयरन 6 कम स्थायी होता है। किससे? आयरन 7 और आयरन 4 से। इसलिए आयरन 6 से क्या बन गया? आयरन 7 भी बन गया और आयरन 6 से आयरन 4 भी बन गया। मतलब यहां पर हो गया हमारा ऑक्सीकरण और यहां पर हो गया हमारा रिडक्शन। और असमानुपात का अर्थ यही है कि एक तत्व का ही ऑक्सीकरण हो जाए और एक ही तत्व का अपचयन हो जाए। लेकिन ये होता कब है? ये तब होता है कि जब ये विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था कैसी हो? कम स्थायी हो। किससे? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से, तब तो ये बनाएगा। मान लो कि ये अवस्था स्थायी है उच्च वाले और निम्न वाले दोनों से,
तो ना तो ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बदलेगा ना निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बदलेगा, तब असमानुपातन नहीं होगा। असमानुपातन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उच्च ऑक्सीकरण अवस्था और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से कम स्थायी हो। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी हो तो उसका असमानुपातन होता है। किसका? विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था का असमानुपातन होता है, मतलब ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। उदाहरण में उन्होंने कहा कि मैग्नीज हमारे पास 6 है, जिसका ऑक्सीकरण अवस्था किसमें बदल गई है? ऑक्सीकरण होकर 7 में और अपचयन होकर 4th में बदल रही है। अम्लीय माध्यम में कम स्थायी है, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम में मैग्नीज 6 क्या होता है? कम स्थायी होता है। किससे? मैग्नीज 7 और 4 से। मैग्नीज 6 अम्लीय माध्यम में मैग्नीज 7 और मैग्नीज 4 से कम स्थायी होता है, इसलिए मैग्नीज 6 का क्या हो गया? असमानुपातन हो गया, ऑक्सीकरण भी हो गया और अपचयन भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर, स्पष्ट कीजिए कि कॉपर प्लस आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों? हम आपको ये बात पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कॉपर प्लस क्या होता है? कम स्थायी होता है, तभी तो ये किसने बदल जाता है? कॉपर प्लस 2 में। तो यहां पर कारण लिखा है, किताब से ही बता देते हैं कि कॉपर प्लस 2 का जो स्थायित्व है वो कॉपर प्लस से अधिक होता है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि कॉपर प्लस कम स्थायी क्यों होता है? तो कारण है कि कॉपर प्लस 2 ज्यादा स्थायी है कॉपर प्लस 1 से। क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस का स्थायित्व कॉपर प्लस से अधिक होने का कारण, ये वो ये बता रहे हैं कि कॉपर प्लस क्यों ज्यादा स्थायी है और कॉपर प्लस कम स्थायी क्यों है। क्योंकि कॉपर प्लस 2 की जो जलयोजन एंथैल्पी है, कॉपर प्लस की प्लस 1 वाले की कह रहे हैं, देखो फिर से सुनिए आप, वो ये कह रहे हैं कि कॉपर प्लस जो होता है वो जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं है। तो इसका कारण हमें बताना है। और कौन स्थायी होता है? कॉपर प्लस 2 स्थायी होता है। तो कॉपर प्लस 2 स्थायी होता है जबकि कॉपर प्लस स्थायी नहीं होता। तो हमको कारण बताना है कि कॉपर प्लस क्यों स्थायी नहीं होता है। तो इसका कारण है कि जो कॉपर प्लस की जलयोजन एंथैल्पी का मान है वो अधिक ऋणात्मक होता है। किसकी तुलना में? कॉपर प्लस 2 की तुलना में। तो कॉपर प्लस की जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है कॉपर प्लस 2 की तुलना में। जो क्या करता है? अधिक ऋणात्मक है, तो जो क्या करता है? कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है। अगर हम कॉपर का द्वितीय आयनन एंथैल्पी करें, 2 निकालें, तो जितनी क्षति हो रही उसको पूर्ण नहीं कर पाता है। इसी वजह से कॉपर प्लस जलीय विलयन में कम स्थायी होता है। किसकी वजह से? सीधी सी बात है, जलयोजन एंथैल्पी के कारण। तो आप सीधे सीधे लिख देना कि कॉपर प्लस की जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है, इस वजह से कॉपर प्लस जलीय विलयन में क्या होता है? स्थायी नहीं होता है। हमने इसको पढ़ाया था कहीं, देखो ये बताया था कि कॉपर प्लस 2 और ये कॉपर प्लस 1 और ये कॉपर प्लस 2। तो कॉपर प्लस 2 स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस 2 क्यों अधिक स्टेबल होता है? क्योंकि इसकी आयनन जलयोजन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। इसकी होती है कि कॉपर प्लस की होती है? कॉपर प्लस 1 की होती है। कॉपर प्लस 1 की जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के कुछ ऑक्साइड और ऑक्सो ऋण आयन। धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सो ऋण आयन। तो धातु जो होते हैं वो एमओ प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे टीआईओ, वीओ, क्रोमियम ओ, लेकिन ये तो सब बनते हैं स्कैंडियम को छोड़कर। तो किताब में एक लाइन लिखी है कि स्कैंडियम को छोड़कर और तत्व एमओ प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। स्कैंडियम नहीं बनाता है एमओ प्रकार का ऑक्साइड, तो ये नहीं बनता है, लेकिन ये सारे क्या होते हैं? बनते हैं। अब हमने यहाँ पर ये एमओ प्रकार की नहीं लिखी, हमने ये कुछ और प्रकार की लिखी है। स्कैंडियम का कौन से वर्ग का है? स्कैंडियम 3 वर्ग का।
ये कौन से वर्ग का है? तीसरे वर्ग का, ये चौथे वर्ग का, ये पांचवें वर्ग का, ये छठवें वर्ग का, ये सातवें वर्ग का। ये आप जानते ही होंगे। अगर हम इनका वर्ग लिखें तो ये है तीसरे वर्ग का, ये चौथे वर्ग का, ये पांचवें वर्ग का, ये सातवें वर्ग का। अब यदि हम यहाँ पर Fe2O3 में स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो +3 निकलेगी। निकालना आपको आता ही है। टाइटेनियम की निकालें तो +4 निकलेगी, वी की निकालें तो +5 निकलेगी, क्रोमियम की निकालें तो +6 निकलेगी और Mn की निकालें तो +7। तो पहले तो मैंने बोला कि जो धातु है क्या बनाते हैं, कुछ ऑक्साइड और ऑक्सो ऋणायन बनाते हैं। तो धातु एमओ प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन स्कैंडियम को छोड़कर। डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो एमओ प्रकार की ऑक्साइड बनाती हैं, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़कर। फिर आए हम कि यहाँ कुछ हमने धातु ऑक्साइड लिखे स्कैंडियम से मैग्नीज तक। तो आप देखिए जो इनकी वर्ग संख्या है वही इनकी हाइयर ऑक्सीकरण अवस्था है, जो इनकी वर्ग संख्या है वही इनकी हाइयर ऑक्सीकरण अवस्था है। इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वर्ग संख्या, ये हाइयर ऑक्सीकरण अवस्था, ये वर्ग संख्या, ये हाइयर ऑक्सीकरण अवस्था, ये वर्ग संख्या, ये हाइयर ऑक्सीकरण अवस्था। ये दोनों क्या है? बराबर। 7 और 7 6 6, 5 5 4 4 3 3। तो स्कैंडियम से जो मैग्नीज तक है जो वर्ग संख्या होती है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। लेकिन वर्ग 7 के बाद आपने टेबल में देखा होगा कि आयरन कितनी शो करता है? केवल +3। तो वर्ग 7 के बाद आयरन का जो उच्च ऑक्साइड बनता है वो Fe2O3 बनता है। कौन सा ऑक्साइड बनता है? उच्च Fe2O3। और Fe2O3 में आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। ठीक है, तो अब हमने इतनी बात आपको पढ़ा दी। आ जाते हैं हम यहां पर कि उच्च ताप पर संक्रमण धातु जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। फिर लिखा है स्कैंडियम के अतिरिक्त, स्कैंडियम को छोड़कर सभी धातु एमओ प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाती हैं। और ये कैसे ऑक्साइड होते हैं? एमओ आयनिक होते हैं, सहसंयोजी नहीं होते हैं। कैसे ऑक्साइड होते हैं? आयनिक ऑक्साइड। पहली बात है कि धातुएं एमओ प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। इनका लक्षण क्या होता है? आयनिक ऑक्साइड। सिर्फ किसको छोड़कर? स्कैंडियम को छोड़कर। तो साफ साफ लिखा है कि संक्रमण धातु उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। फिर स्कैंडियम को छोड़कर सभी धातु एमओ प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाती हैं। फिर देखिए कि इस स्कैंडियम से मैग्नीज तक आपने देखा होगा कि जो इनकी वर्ग संख्या होती है वही इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। लेकिन वर्ग 7 के बाद जो आयरन बनाता है उच्च ऑक्साइड वो Fe2O3 है। और Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कितना पढ़ा दिया। अब कुछ ऑक्सो कैटाइन भी बनते हैं। कुछ क्या बनते हैं? ऑक्साइड की अतिरिक्त, ऑक्साइड की अतिरिक्त कुछ ऑक्सो कैटाइन भी बनते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्या बनते हैं? ऑक्सो कैटाइन। ये BO2+, BO+2, TiO+2। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड तो है लेकिन ऑक्सो कैटाइन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि यदि धात्विक जो ऑक्साइड हैं उनमें ऑक्सीकरण नंबर बढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़े, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर जो आयनिक लक्षण होता है वो घटता है। देखो हमने यहां लिखा ON। ON का अर्थ है ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था। IC का मतलब है आयनिक कैरेक्टर, CC का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, तो वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर घटता है। दूसरा पॉइंट कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण नंबर बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। देखो ऊपर लगा ना, ये छुपा लें अगर हम, तो ऑक्सीकरण नंबर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। अब इसको छुपा लो। तो ऑक्सीकरण नंबर बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर घटता है, ऑक्सीकरण नंबर बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर घटता है। किताब में भी ये बात लिखी है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ ऑक्साइड के आयनिक गुणों में कमी आती है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो आयनिक गुण कम होता है, जबकि सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। तो यहां पर हम कुछ ले लेते हैं उदाहरण। जैसे हमने यहां पर लिख दिया, इसको भाषा में आप लिख लेना, Mn2O7 लिया। तो Mn2O7 में जो Mn की जो OS है, ऑक्सीकरण अवस्था है, वो +7 होती है। तो ऑक्सीकरण Mn कितना कर सकता है? +2 भी कर सकता है, +3 भी। तो अधिकतम है ये उसकी, ये वाली कौन सी है? उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है।
ये क्या है उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस समय Mn क्या है, अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में। और जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो आयनिक करैक्टर क्या होगा, घटेगा। आयनिक करैक्टर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहां पर नियम बोला गया कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण नंबर बढ़ेगा आयनिक करैक्टर घटेगा और कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। अब आप एक बात जानते होंगे कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि धातु ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड, देखो धातु यदि ऑक्सीजन से क्रिया करे तो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं, धातु ऑक्साइड, तो उनका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। जबकि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय नेचर के। कौन से नेचर के, अम्लीय प्रकृति के। जैसे कार्बन हमारी एक अधातु है और ऑक्सीजन से CO2 बना दें तो CO2 क्या होता है, अम्लीय नेचर का। तो ये बात आप जानते हो कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय नेचर के होते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, एक नया पॉइंट आया, CrO3 लिया हमने, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड। तो क्रोमियम तो धातु है, तो ये धातु ऑक्साइड है। तो क्रोमियम ऑक्साइड में यदि क्रोमियम की OS हम देखें तो ये +6 होती है। कितनी होती है, +6। तो ये धात्विक ऑक्साइड है। ये क्या है, धातु के, क्रोमियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया की तो ये कैसा ऑक्साइड है, ये तो धातु ऑक्साइड है। ये जो हमारा CrO3 है ये धातु ऑक्साइड है। तो धातु ऑक्साइड होने के कारण इसको क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, होना चाहिए। वापस सुनिए, हमने कहा कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं। तो क्रोमियम क्या है, धातु, और इसने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, CrO3। तो ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। तो धातु ऑक्साइड को कैसा होना चाहिए, क्षारीय नेचर का होना चाहिए। लेकिन ये अपनी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा, +6। और +6 इसकी क्या होती, उच्चतम होती है। +6 जो है वो इसकी हायर ऑक्सीकरण अवस्था है, और ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से अम्लीय नेचर आता है। तो होना तो चाहिए था इसको क्षारीय नेचर का, लेकिन ये होता क्या है, ये क्षारीय नहीं होता है। +6 OS की वजह से, हायर OS के कारण ये अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमें एक पॉइंट पता है कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो अम्लीय नेचर बढ़ता है, और क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। तो इसमें क्रोमियम के उस ऑक्साइड में क्रोमियम अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसलिए ये क्रोमियम का ऑक्साइड अम्लीय नेचर का होता है। जबकि धातु ऑक्साइड को क्षारीय होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के कारण अम्लीय नेचर का है। हम और कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर हमको दिया गया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे B2O3 ये वेनेडियम का ऑक्साइड है, B2O4 ये भी वेनेडियम का ऑक्साइड है, B2O5 ये भी वेनेडियम का ऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी बना दें तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है, इधर +4 है, इधर +5 है, चलो इसके बाद +6 है, इसके बाद वाले कंपाउंड में +7 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था वेनेडियम की +3 है, कम है, और यहाँ पर क्या है, +7 है वेनेडियम की। हमने +3 वेनेडियम क्या लिखा, +3 +4 +5 +6 +7 ये क्या लिखी, वेनेडियम की OS। ये क्या लिखी है, +3 +4 वेनेडियम की OS। तो यहाँ वेनेडियम की OS सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक अम्लीय। यहाँ जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, अम्लीय। और यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षारीय। कैसे नेचर का, क्षारीय नेचर का। ये फिर कम क्षारीय, ये कम क्षारीय, और ये हो गया हमारा उभयधर्मी, ना दोनों गुण हैं, अम्लीय भी और क्षारीय भी। फिर ये बन गया हमारा अम्लीय। तो यहां से क्या नियम पता चला कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, अम्लीय नेचर बढ़ता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जा रही तो अम्लीय नेचर बढ़ता जा रहा है। ये क्षारीय था
ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी तो कम क्षारीय हुआ, फिर उभयधर्मी हुआ, फिर अम्लीय हुआ, फिर अधिक अम्लीय हुआ। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे अम्लीय नेचर बढ़ता है। हम एक और उदाहरण पढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं CrO और CrO3। तो यहां जब आप देखोगे तो यहां पर CrO में जो MO प्रकार का बना, ये MO3 प्रकार का बना, तो CrO में जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है। कितनी है? +2। जबकि CrO3 में क्रोमियम की OS कितनी है? CR2O3 ले लेते हैं तो +3 है। कितनी है? +3। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। इसी वजह से जहां ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी तो कौन सा गुण बढ़ा? अम्लीय। तो ये वाला कंपाउंड तो अम्लीय है, जबकि ये क्या है? क्षारीय। पेपर में आ जाए कि CrO CR2O3 में कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है, तो हम लिखेंगे CR2O3 अम्लीय है। क्यों? क्योंकि CR2O3 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, जबकि CrO में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है अम्लीय गुण बढ़ता है।